और चलिए आप देखेंगे उत्तराखंड की खबरें। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार को 1300 लोगों को निकाला गया है। हेलीकॉप्टर से 670 और साथ ही पैदल रास्तों से 660 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अभी भी 400 यात्रियों का रेस्क्यू करना बाकी है। केदारनाथ से 350 और साथ ही भीमबली से करीब 50 लोगों का रेस्क्यू होना है। बीते 4 दिनों में केदार घाटी से अभी तक 10,374 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उधर देहरादून कंट्रोल रूम में भी रेस्क्यू अभियान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रुद्रप्रयाग से सतेंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र, कितने बजे से रेस्क्यू की शुरुआत हो जाएगी और साथ ही आज भी क्या सड़क और हवाई मार्ग दोनों से ही श्रद्धालुओं को निकाला जाएगा? आज का दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल अमनदीप, अगर हम बात करें आज के, तो आज रेस्क्यू का 5वां दिन है और 5वें दिन का में ये बताया जा रहा है कि करीब 400 जो लोग हैं वो केदारनाथ में फंसे हैं। केदारनाथ और भीमबली दोनों जगह लगाकर 400 लोग फंसे हैं आज भी, और इनको अभी निकालने की प्रक्रिया कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। और ये जो निकलेंगे इनको हवाई यानी कि हेलीकॉप्टर के ही जरिए वहां से निकाला जाएगा, क्योंकि बीच के जो रास्ता है वो टूट चुका है और जो आने वाले जो लोग हैं वो काफी वो बताए जा रहे, उसमें कई बुजुर्ग भी हैं। तो इसलिए अब ये हेलीकॉप्टर थोड़ी देर बाद रेस्क्यू अभियान शुरू करेगा, और जिसके बाद पूरी केदार घाटी में, अभी मैं सीधे वो मौसम दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे केदार घाटी है। केदार घाटी में बादल सबसे बड़ी चुनौती बनता है रेस्क्यू में, और अभी भी पूरी जो घाटी है, पूरी जो वैली है वो पैक हो चुकी है। और जैसे ही ये वैली में ये बादल यहां से छटने स्टार्ट होंगे, उसके बाद रेस्क्यू का काम एक बार फिर जोरों से शुरू होगा। जिस तरीके से कल देखने को मिला, कल करीब 1300 से ज्यादा लोगों को निकाला गया, तो आज उम्मीद है कि 400 लोग हैं। और जिस तरीके से थोड़ा मौसम जैसे ही केदार वैली का खुलेगा तो हेलीकॉप्टर यहां से रेस्क्यू के लिए निकलेंगे, और जल्द ही जल्द उन सभी को यहां सोनप्रयाग लेके आएंगे। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आज रेस्क्यू का काम फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि केदारनाथ पूरा जो मार्ग है, जो कई जगहों से क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको दुरुस्त करने का। तो इसके लिए भी आर्मी की भी यहाँ पे टीम बुलाई गई है। आर्मी यहाँ पे जो वैली ब्रिज है वो तैयार कर रही है, और जो पीडब्ल्यूडी है यहाँ पे जो वो पूरे जो रास्ते को उनको बनाने का काम अब शुरू हो गया है। जी, तो आज हो सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए, और तकरीबन 400 के आसपास लोग हैं जिन्हें निकाला जाना है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सतेंद्र आपका। केदारनाथ आपदा में भारतीय सेना के जवान भी रेस्क्यू काम में जुटे हुए हैं। सेना के इंजीनियर्स ने भी पुलों को तैयार किया है, जिससे लोगों को पैदल मार्ग से सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना के जवान भी पुल तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, और रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान भी जुटे हुए हैं। केदार घाटी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब सेना की मदद भी ली जा रही है, और सर्च ऑपरेशन में सेना के 2 स्नीफर डॉग को शामिल किया गया है, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए लिंचोली लाया गया है। और ये डॉग यूनिट लोगों की तलाश में काफी अहम होते हैं। 31 जुलाई की रात केदार घाटी में आई आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान गौरीकुंड में हुआ है। यहां पर तबाही के निशान अभी भी बाकी है। पैदल रास्ते पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ ही तप्त कुंड भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। गौरीकुंड के हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सतेंद्र वर्तवाल ने। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुधवार की रात को आई आपदा का दंश सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो अभी गौरीकुंड में मिल रहा है। मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, पूरा ये यहाँ पे पत्थर और बोल्डरों में समाया हुआ है, और ये यहाँ पे जो चीज थी वो यहाँ पे थी गर्म कुंड। गर्म कुंड यहाँ पे 2013 की आपदा में भी दबा था, और उसके बाद नया यहाँ पे निर्माण हुआ था। गर्म कुंड को तैयार किया गया था, और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, यानी कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, वो यहाँ पे गर्म कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम में जाते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे नुकसान है। यहाँ पे जो लगातार पुनर्निर्माण काम के कार्य यहाँ पे चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे कई लोग रहते थे, यहाँ मजदूर यहाँ रहते थे, सुलभ के लोग रहते थे, लेकिन
जब आपदा आई, यानी कि जब बुधवार की रात को इस तरीके की जो घटना सामने है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये माहौल, ये दंश देख सकते हैं कि किस तरीके का है। लोग अपने सामानों को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। यहाँ पर ये जो आप सामान देख रहे हैं, ये डंडी कंडी का ये सामान है। इन कंडियों के जरिए भी यहाँ से लोग या श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते थे। बुधवार को तेज बारिश हुई, ऊपर अलग अलग जगह बादल फटने की जो खबरें आई हैं। जो बादल फटा उसके बाद मंदाकिनी नदी का वेग इतना उफान पे था कि यहाँ पे जो उसके सामने आए वो उसको रौंदती गई। यानी कि यहाँ पे तप्त कुंड था, तप्त कुंड यहाँ से हट अभी बिल्कुल दब गया है मलबे में। यहाँ पे जो और अन्य जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। केदारनाथ आपदा में कुछ लोगों के लापता होने की खबर का सचिव आपदा प्रबंधन ने एक बार फिर से खंडन किया है। सचिव का कहना है कि कहीं भी कोई भी मिसिंग नहीं है। शुरुआती दौर में कनेक्टिविटी ना होने के कारण ऐसी खबर फैली थी और फिलहाल अभी कोई भी फंसा नहीं है। देखिए, मिसिंग की बात मैं बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी केदारनाथ जी में, और इधर रास्ते में गौरीकुंड में कनेक्टिविटी न होने के कारण लोगों में यह एक आशंका पैदा हुई कि लोग मिसिंग है। बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है। और किसी प्रकार से भी ऐसी कोई सूचना अगर है किसी के पास, हमको बताओ कहाँ पे मिस हुआ है। हमारे टीम वाले खोजबीन कर रहे हैं। एक लोगों ने संभावना जताई है, केदार घाटी में आपदा से पैदल रास्ते तबाह हुए हैं, जिन्हें ठीक करने का काम शुरू हो चुका है। सोनप्रयाग में प्रशासन की टीम ने कुछ रास्तों को ठीक किया, बाकी रास्तों को भी ठीक करने का काम शुरू हो चुका है और इसके साथ ही पुलिया बनाने का काम भी शुरू किया गया है। जो हमारा सोनप्रयाग का रास्ता जो टूट गया है, वहाँ पर आर्मी की सपोर्ट लिया गया और उस पर एक पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर सामान हमें इस पार से उस पार भेजना है उसको हम अविलंब भेज सकें। साथ ही साथ में कोई अगर बहुत ही बुजुर्ग या कोई चोटिल इधर आ जाए तो उसको भी हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकें, जब तक कि मूल काम वहाँ पर स्टार्ट हम लोग न कर पाएँ। रुद्रप्रयाग की गौरीकुंड में भूस्खलन हुआ है। पुलिस चेक पोस्ट के पास में पहाड़ी में बड़ा बोल्डर गिरा, जिसकी चपेट में 3 दुकानें आ गई। बोल्डर से तीनों दुकानें टूट गई। गनीमत रही कि बोल्डर की चपेट में दुकानदार नहीं आए और सही समय पर लोग दुकान से बाहर आ गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। गंगोत्री और साथ ही उत्तरकाशी धाम में नदी उफान पर है और साथ ही वहीं गंगा नदी के उफान पर आने से गंगोत्री धाम में बने घाट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और करीब 17 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। वहीं गंगोत्री धाम में बड़े बड़े बोल्डर नदी में बहकर आए हैं। वहीं गंगोत्री धाम के किनारे आश्रम भवनों और साथ ही भागीरथी शिला पर भी खतरा मंडराया हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि नदियां अपने पूरे उफान पर है और ऐसे में लोगों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? बिल्कुल, गंगोत्री धाम की हम बात करें तो इसमें भागीरथी नदी का जलस्तर थोड़ा घटा हुआ है, पर जिस तरह से पिछले 10 दिन में 4 बार नदी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है और वो जो पुरोहित है, जो व्यापारी है, उनकी चिंताएं बढ़ाया हुआ है, क्योंकि 17 करोड़ के जो घाट बनाए गए थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और यहाँ तक कि भागीरथी शिला तक पानी पहुंचा है और लगातार जो कटाव है वो दोनों ही किनारों पे लगातार कटाव जारी है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है पुरोहितों में कि क्योंकि इस क्षेत्र में उतनी बारिश नहीं हो रही है और फिर भी नदियां जिस तरह से उफान में आ रही है और जिस तरह से रिवर बेड बढ़ा हुआ है, वो अगर तेज बारिश होती है 1 दिन या 2 दिन तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान गंगोत्री धाम को हो सकता है, जिसके चलते जो पुरोहित है लगातार मांग कर रहे हैं कि गंगोत्री धाम की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाए। हालांकि प्रशासन ने 2 जेसीबी मशीन वहां पे भेजी है, जो घाटों पे जो बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं उनको हटाने के लिए, और जब ये जेसीबी मशीन तभी काम करेगी जब जलस्तर कम होगा, क्योंकि जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और जलस्तर काम करने के बाद जो रिवर बेड पे जो मटेरियल फैला पड़ा है उसको हटाया जाएगा। तो ये कार्य योजना लंबी हो सकती है, पर पुरोहितों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से भविष्य में ऐसे काम कराए जाए ताकि जो गंगोत्री धाम है उसे सुरक्षित रखा जा सके। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है।
निताला के पास में पहाड़ी से भारी मलबा आया था, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। और नैनीताल पंगुट रोड रविवार को 1 घंटे के लिए बंद रही और इस दौरान राहगीरों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पंगुट के पास में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है और इस दौरान बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया और साथ ही जाम लग गया। घंटों तक लोग फंसे रहे। सूचना के बाद में पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने पेड़ को काटा और ट्रैफिक को शुरू किया। वहीं इस स्थान पर अब भी खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी के बड़कोट बगासू के पास में एक गाय यमुना नदी के पास में टापू पर फंस गई। सूचना के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और यमुना के तेज धारा के बीच में फंसी गाय को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी देर के बाद में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नैनीताल में फुटबॉल प्रतियोगिता में जमकर लात घूसे चले हैं। फ्लैट्स मैदान में मैच के दौरान किसी बात को लेकर दोनों टीमों में विवाद हो गया। इसके बाद में क्या था खिलाड़ियों में लात घूसे चलने का कारण, हालांकि इसको लेकर भी जांच की जा रही है। हालांकि कुछ देर तक माहौल ऐसा ही गर्म रहा, लेकिन किसी तरह से दोनों टीमों को वापस फील्ड पर लाया गया और मैच दोबारा शुरू कराया गया। आपको बता दें कि नैनीताल का बीएसए विवादों में रहे हैं और 2 दिन पहले भी यहां पर खिलाड़ी ने रेफरी को घूसा मार दिया था। हालांकि इस मामले में आपस में समझौता हो गया था, लेकिन फिर यहां पर जमकर लात घूसे चले। आज सावन के सोमवार पर शिवालयों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। बम बम भोले हर हर महादेव से शिवालय गूंज रहे हैं। आज विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मंदिर में और धर्मनगरी हरिद्वार में शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पुलकित, इस वक्त हरिद्वार में आप कहां पर मौजूद हैं? और आज तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे होंगे गंगा जल लेने के लिए, क्योंकि गंगा जल से कहते हैं कि भगवान शिव का जब जलाभिषेक किया जाता है तो हर मनोकामना पूरी होती है। महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ये स्थिति है। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन खासतौर पर सावन के दिनों में, खासतौर पर सावन के सोमवार के दिनों में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर मंदिर में पूरी तरह से चहल पहल बनी हुई है। सुबह से यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये कहाँ से आए? हम लोग पंजाब से आए हैं, जिनका जिला मानसरोवर है। पंजाब से यहाँ पर स्पेशल यहाँ दर्शन करने के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का बड़ा नाम है, बड़ी महिमा है मंदिर की, बताइए इसके बारे में। हमें यहाँ पर आकर मन बहुत खुशी हुआ। में खासकर हमने जो यहाँ पे आकर शांति और श्रद्धा मिली, बहुत हमसे खुश है और भगवान से ये दुआ करते हैं कि सभी परिवारों को, सभी लोगों के लिए शांति और इसके लिए शुभकामनाएं बनाए रखें। आज सोमवार के दिन पर किस तरह की मंदिर में चहल पहल नजर आ रही है? दक्षेश्वर मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है। आप अभी कुछ भजन सुना रही थी यहाँ पर, हमने देखा मंदिर में, कैसा भजन सुनाएंगे भगवान शिव के लिए? आज मंदिर में दर्शन करने के लिए आप पहुंचे, कहाँ से आए हैं? पठानकोट से आए हैं। इतनी दूर से यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्या महिमा है मंदिर की, क्या सुना आपने दक्षेश्वर मंदिर में? तो हरिद्वार में भी सुबह 4 बजे से भक्त पहुंच रहे हैं और साथ ही मंदिरों में पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया पुलकित आपका। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद यात्रा आपदा के कारण स्थगित हुई है, समाप्त नहीं। केदारनाथ में हालत सामान्य होने के बाद में कांग्रेस की पद यात्रा केदारनाथ के लिए फिर से शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अभी 30 किलोमीटर की यात्रा बची है, उसे पूरा किया जाएगा। ही स्थितियां सामान्य होंगी, प्रशासन
बचाव राहत कार्य से मुक्त हो जाएगा, वहाँ कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा, तो हम यात्रा को दोबारा से सीतापुर से केदारनाथ तक करेंगे, क्योंकि 30 किलोमीटर की करीब यात्रा भी बची है। उस यात्रा को पूरा करके जलाभिषेक करके भैरव बाबा के यहाँ तक जाएंगे। टिहरी में एक घर में चर्च बनाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और पुलिस से मामले की जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। नई टिहरी के बोराड़ी में एक घर में चर्च बनाकर लोगों की भीड़ जुटाकर प्रार्थना सभा की जा रही थी, जिसके बाद में स्थानीय लोगों ने विरोध किया और बिना परमिशन के सभा करने और शांति भंग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रार्थना सभा कर रहे शख्स को कोतवाली में लेकर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं वीएचपी कार्यकर्ताओं ने गरीब तबके के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। यहाँ से सर हटाना जरूरी है, इसको ये हटाना जरूरी है यहाँ से, क्योंकि चर्च यहाँ नहीं बनेगा। हमारे उत्तराखंड में ये चर्च घर के अंदर भी बनाने लग गए, तो हम लोग कैसे सहन करेंगे? ये तो नहीं होगा ना, तब तो दिक्कत है हम हिंदुओं के लिए जो हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारे देवी देवता नहीं है क्या? इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और बहुत सॉफ्ट टारगेट पहाड़ को किया जा रहा है। यहाँ पर जनसंख्या असंतुलन करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि भविष्य में यहाँ की डेमोग्राफी और जो अन्य चीज़ें उनको परिवर्तित किया जा सके। असेंबली की हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि एक असेंबली की जा रही है वहाँ पे, तो पूछताछ के लिए जिस व्यक्ति का वो घर है और जो व्यक्ति द्वारा असेंबली की जा रही थी उसे भी थाने बुलाया हुआ है। आगे हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी बातें सामने आएंगी उस हिसाब से हम आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। कुमाऊं की दो सबसे बड़ी नगर पालिकाओं को नगर निगम में तब्दील करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसका विरोध भी तेज होने लगा है। नगर से सटे ग्रामीण इलाके जहां निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले इस कवायद पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका कुमाऊं की सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में है। पिथौरागढ़ नगर पालिका को त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में भी नगर निगम बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन विरोध के चलते ये नगर निगम नहीं हो सका था। लेकिन एक बार फिर निकाय चुनाव से ठीक पहले पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका को निगम बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। शासन ने स्थानीय प्रशासन से दोनों पालिकाओं की निगम बनाने के प्रस्ताव भी मांग लिए हैं। इसकी पॉपुलेशन जो है उतनी हो चुकी है जितना मानक है हमारा नगर निगम बनने का, उसका प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है। जिलाधिकारी कार्यालय से एक प्रस्ताव मांगा गया था, वो जो मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है। जहाँ तक इसमें नए गाँव और इन चीज़ों को जोड़ने का या सीमा विस्तार करने का सवाल है, जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें एग्जिस्टिंग नगर पालिका को ही नगर निगम में उच्चीकृत करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अल्मोड़ा नगर पालिका का वर्तमान एरिया पिथौरागढ़ के मुकाबले काफी कम है। अल्मोड़ा नगर पालिका में जहां 13 वार्ड हैं, जबकि अल्मोड़ा की जनसंख्या 75,000 के करीब है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में वार्डों की संख्या 20 है, जबकि यहां की इस समय की जनसंख्या 90,000 के करीब। अब इन दोनों नगर पालिकाओं के नगर निगम बनाने की भनक लगते ही विरोध भी शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि इन गांवों को किसी भी कीमत पर नगर महापालिका में सम्मिलित न किया जाए, क्योंकि ये सब गांव कृषि पे आधारित गांव हैं और इनके पास अभी भी बहुत सारी कृषि योग्य भूमि है। नियमानुसार 30% कृषि योग्य भूमि वाले गाँव को शहर क्षेत्र में नहीं समायोजित किया जाता है। अगर राजनीतिक दृष्टि से ये देखा जा रहा है तो ये मेरे ख्याल से इसमें कई कठिनाइयाँ पैदा होंगी और कई दिक्कतें लोगों की बढ़ जाएंगी, क्योंकि विकास के लिए चाहिए बजट सरकार देती नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों पालिकाओं से सटे ग्रामीणों इलाकों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा, जिसका ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, निकाय चुनाव से ठीक पहले पालिकाओं को निगम बनाने की पहल को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी, माफ कीजिएगा, और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में मनु भाकर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
हाँ नमस्कार, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। सर्वजीत ने जो है हम सब लोगों को जो है मेडल जीतकर बड़ा गौरवान्वित किया है। थैंक यू सर। हम सब की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हैं। भगवान बाबा केदारनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि और आगे बढ़े और यश कमाएं, हैं के क्षेत्र में जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचे। हाँ जी जरूर सर, अपना बेस्ट देंगे हर बार। और आपके कोच सुखबीर सिंह जी को भी बधाई है ना, उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई है, उनको भी कहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ जी पक्का। अभी कहाँ है? अभी वहीं है? हाँ जी सर, यहीं पे। भारत के शटलर लक्ष्य सेन को पेरिस ओलंपिक खेलों के पुरुष बैडमिंटन सिंगल्स इवेंट के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने लक्ष्य को 22-20, 21-14 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन लक्ष्य के लिए अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। अब वो आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। ब्रॉन्ज मेडल मैच में उनका सामना मलेशियाई शटलर ली जिया से होगा। अल्मोड़ा के लोगों को अब सेन से ब्रॉन्ज मेडल की आस है। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। खेला, मुझे कोई ऐसा नहीं है, वो एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी बड़ा है। और पहला गेम अगर वो जीतता तो थर्ड गेम जरूर जीतता। अब लड़ाई है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। वो कल मैच होगा, जो दोनों सेमीफाइनल से जो भी सेमीफाइनल हारे होंगे वो आपस में दोनों टकराएंगे कल। और अब देखते हैं